आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए हम आज डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर साल आपको इससे पेपर के अंदर क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है, जैसा कि लिखा हुआ है, रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्या खास बात है और इस चैप्टर को हमको क्वेश्चंस को डील करते टाइम, थ्योरी को पढ़ते टाइम, कॉन्सेप्ट को समझते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं इसके अंदर, इस बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर का इस्तेमाल हमारे को जेईई और नीट में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में ये काम में आता है। एक तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपको बिना एन फैक्टर के आप नहीं चल सकते, वहां भी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप बिना रेडॉक्स और एन फैक्टर के नहीं चल सकते हैं, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। दूसरा, मोल कॉन्सेप्ट यानी स्टोइकोमेट्री के अंदर ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपको रेडॉक्स और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को रिलेट करके वहां पे क्वेश्चंस दिया जाते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह का टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और एक खास बात होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेईई का फेवरेट टॉपिक होता है, इवन एडवांस का बहुत फेवरेट टॉपिक है, जिसे हम टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर एक पूरा टॉपिक ही होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसके अंदर तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इवन हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा उसी के लिए है ही, इवन टाइट्रेशन से ही यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एडवांस के अंदर। तो आइए, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो एक हम खाका खींचेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करना है। हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड सो ऑन, जो भी पढ़े होंगे आप लोग, तो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले जानकारी जरूरत है। क्यों ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए जरूरत है हमको जानने का, क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा, चाहे वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उसके अंदर ये ऑक्सीडेशन नंबर का टर्म यूज होगा और हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो इस कारण से सबसे पहले ये जानना होगा। बस इसके जानते ही हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे आएंगे और पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्यों जरूरत था उसको जानने के लिए हमें। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या इस्तेमाल है ऑक्सीडेशन नंबर जब हम फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म, इससे हमें दोस्ती रखनी होगी सर, बिना इससे दोस्ती किए हम रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हमको ध्यान में रखना होगा, खास करके जब हम कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर रहे हो तो हमें यह बहुत मदद करता है। क्या होता है नहीं होता ये हम जस्ट अभी जानेंगे फिलहाल तुरंत। इसके बाद हम कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं जिन्हें नॉर्मल तरीके से नहीं जाना जाता है, उन्हें हम स्ट्रक्चर के माध्यम से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे पेरोक्साइड होंगे, है ना, एक से ज्यादा एटम लिंक्ड होंगे, तो कैसे वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। देन हम आगे बढ़ेंगे बैलेंसिंग पे एंड एन फैक्टर पे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बैलेंसिंग में चलेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो रेडॉक्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको भी प्रैक्टिस करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए सीखेंगे हम लोग। और देन लास्ट टॉपिक हमारा पड़ेगा इसके अंदर टाइट्रेशन, जिसके अंदर रेडॉक्स टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, बैक टाइट्रेशन, है ना, ये सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ। तो सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। आप लोग NaCl जरूर जानते होंगे, बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल है और डेली लाइफ में हमें ये डेली देखने को मिलता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। कैसे पता ये आयनिक कंपाउंड है सर, तो याद कीजिए जब हम आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं तो वहां पे मैं एक बेसिक से लेके चल रहा हूं, आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस चैप्टर को, मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है इस बात को देखेंगे हम लोग पहले। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर से, यानी एक एटम के वैलेंस शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफरिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो 281, क्लोरीन का देखें तो 287, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए तो ये बन जाएगा हमारे पास Na+ और Cl हमारे पास बन जाएगा क्या, Cl-। अब Na+ और Cl- मिलकर के क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा।
तो हमें पता है कि NaCl के अंदर सोडियम पे +1 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है। ये प्लस और -1 रियल चार्ज है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये क्या है? रियल चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर से बना है। हम इसमें कोई इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हमको दिख रहा है क्लियर क्लियर कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है सर, तो ये एक रियल चार्ज के फॉर्म में इसके अंदर मौजूद है। कोई भी आयनिक कंपाउंड हो उसके अंदर जो चार्ज होता है वो रियल चार्ज होता है, वो इमेजिनरी नहीं होता है। जैसे MgCl2 की बात करें तो इस पे +2, क्लोरीन के ऊपर -2। FeCl3 की बात करें तो आयरन के ऊपर +3, क्लोरीन के ऊपर -1। तो ये एक रियल चार्ज होता है। अब ये रियल क्रिएट कैसे हुआ? तो सर कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये रियल क्रिएट हुआ। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और रियल चार्ज में क्या रिलेशन है और इमेजिनरी चार्ज में क्या रिलेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कलेक्टिवली रियल और इमेजिनरी चार्ज को ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, आइदर वो रियल हो या इमेजिनरी हो। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। अच्छा, ये इमेजिनरी चार्ज क्या है? अभी हमने बात किया चार्ज का, एक तो हमको समझ में आया कि सर चार्ज जो होगा वो क्या होगा? रियल होगा। दूसरा हमको समझ में आया चार्ज जो होगा क्या होगा? इमेजिनरी होगा, वर्चुअल चार्ज होगा। क्या होगा? वर्चुअल चार्ज होगा। ये वर्चुअल और इमेजिनरी का क्या राज है? रियल का तो समझ गए, किस केस में पाया जाएगा सर ये रियल चार्ज? आयनिक कंपाउंड के केस में पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वहां जो चार्ज क्रिएट होता है वो रियल चार्ज क्रिएट होता है। इमेजिनरी और वर्चुअल चार्ज का क्या संबंध है? समझिए बात को। जैसे अगर हम आपके सामने NaCl लिखे तो सर आप क्लियर बता रहे हैं कि सर Na+Cl-, MgCl2 लिखे तो Mg+2Cl-, ये तो समझ में आता है। इमेजिनरी और वर्चुअल का क्या कंसेप्ट है? अगर हम आपके सामने CO2 लिख दें, सर CO2 चलिए लिख दिया हमने, और इसके ऊपर आपको हम पूछे कि चार्ज कितना होगा, चलिए हम बता देते हैं। इसके ऊपर चार्ज होता है कार्बन के ऊपर +4, ऑक्सीजन के ऊपर -2 और इस ऑक्सीजन के ऊपर -2। अब बोलिएगा सर ये कैसे लिख दिया आपने? -2 कार्बन पे +4, और CO2 ऐसा काहे है? CO2 स्ट्रेट लाइन क्यों है? CO2 ऐसा क्यों नहीं है? इन सब बातों की बात हम केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जहां हम हाइब्रिडाइजेशन और शेप ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो CO2 के बारे में बात करेंगे कि CO2 स्ट्रेट लाइन ही क्यों होता है, CO2 के अंदर लीनियर शेप क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ये चर्चा करेंगे हम टाइम आने पे। फिलहाल आप लोग बने रहिए और केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। तो CO2 की हम बात करें तो CO2 में सर ऐसा कैसे लिख दिया गया? आखिर +4 कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, यहाँ तो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बना है, शेयरिंग से बॉन्ड बना है, और बॉन्ड शेयरिंग से बना है, तो आप इस पे +4 कैसे लिख सकते हैं? ऑक्सीजन पे -2 कैसे लिख सकते हैं? तो एक बात जानेंगे हम लोग, तो जब कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं, जब कोवैलेंट कंपाउंड की बात होती है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की बात होती है, तो हमें एक टर्म याद आना चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अभी हम आपको बस बैकग्राउंड बना रहे हैं इस चैप्टर का, ठीक है? बैकग्राउंड बनाते ही स्टार्ट करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर को एक अच्छे तरीके से, फिर प्रॉपर वे में डेफिनेशन वगैरह चलेगा, एग्जांपल्स वगैरह चलेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। क्लास 10th में भी आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और 11th क्लास के अंदर पीरियोडिक टेबल नाम का एक चैप्टर है, उसके अंदर भी हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जानते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? तो बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म नॉर्मल लाइफ में जब हम सुनते हैं पावरफुल शब्द का आमतौर पे आप इस्तेमाल सुनते होंगे कि फलाने बहुत पावरफुल हैं, ये शेर बहुत पावरफुल होता है, हिरन को खा जाता है, तो सुनते हैं। तो पावरफुल का मतलब क्या हो गया? जिसके पास ज्यादा ताकत है, यानी किसी चीज को क्या कर सकता है? वो अपने तरफ खींच सकता है, अपने तरफ ले सकता है, अपने हद में ला सकता है उस चीज को। कहने का क्या मतलब? तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स, आप ढेर सारे एलिमेंट्स देखते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है? एक कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को पुल करने का। जैसे जो मेटल्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए, ये तो समझ में आता है सर। आयनिक बॉन्ड बनता है और मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए भी जाना जाता है, ऐसा आप जानते होंगे। तो कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है? कोवैलेंट कंपाउंड शेयरिंग से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो शेयरिंग से बन जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड तुम्हारा। तो बात यह है कि आखिर जब शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, ए और बी के बीच बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, शेयरिंग से बॉन्ड तो बन गया सर। अब देखो होता क्या है, अगर मान लिया सबका पावर एलिमेंट का एक जैसा नहीं होगा,
किसी का अलग होगा। जैसे ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है, यानी पावरफुल कहने का क्या मतलब, पावरफुल शब्द को ही केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के नाम से जानते हैं। यानी पावरफुल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के पुल करने की कैपेसिटी। जब भी बॉन्ड बनाएंगे सर हम इलेक्ट्रॉन खींचने लगेंगे, हमको आप नहीं रोक सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक अगर मान लीजिए इसमें अगर बी से ज्यादा हो, लेट्स सपोज, ये हम मान रहे हैं, ऐसा कोई ए बी एलिमेंट होता नहीं है जैसा कि आप जानते हैं। अगर किसी को पता चले कि सर ए और बी नाम का एलिमेंट होता है, हमको जरूर बताइएगा, हम भी प्रयास करेंगे जानने का कि ए और बी नाम का एलिमेंट कहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो ए और बी ने शेयर करके बॉन्ड बनाया, अब ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो ए क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव करने का मतलब ज्यादा पावरफुल है, ये क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। जैसे यहाँ दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, अपनी ओर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्टिंग ज्यादा करने लगेगा। शिफ्टिंग करेगा तो इसके ऊपर माइनस क्रिएट होगा, इसके ऊपर प्लस क्रिएट होगा। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन होता है इसे हम डेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। पार्शियल भी यूज करते हैं इसके लिए, हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्शियल यूज करते हैं। इसे हम डेल माइनस और डेल पॉजिटिव, यानी डेल पॉजिटिव क्या हुआ बच्चा, बी पे आया, और डेल नेगेटिव किस पे आया, ए पे आया। आखिर ये क्यों आया है डेल, क्यों? तो देखो कंप्लीट ट्रांसफर तो हुआ नहीं है, पार्शियल शिफ्टिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब क्या, बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक माइनस इस पे एक प्लस इस पे, तो ये हुआ कंप्लीट ट्रांसफरिंग। ऐसा नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ है, पार्शियल शिफ्टिंग हुआ। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हुआ है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आया। क्योंकि अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता, जैसे NaCl में हुआ था कंप्लीट ट्रांसफर, तो एग्जैक्ट +1 एग्जैक्ट -1 आएगा, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है, तो पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा है। अब देखिए हुआ क्या, तो इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर प्लस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसका मतलब आज से ये जान लीजिए बात कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, उसमें पार्शियल नेगेटिव आएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट का इससे क्या संबंध है, मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेने की। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। यानी शेयर्ड पेयर का मतलब पहले तो बनाया, भाई साहब आप भी आइए बॉन्ड बनाइए, हम भी आते हैं बॉन्ड बनाएंगे, बाद में हम हड़पने लगे, तो क्या हो गया, ये टेंडेंसी हो गया इलेक्ट्रॉन पुल करने का अपनी ओर, है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड बना था, लेकिन हम टेंडेंसी दिखाने लगे इलेक्ट्रॉन पुल करने का। इसी कैरेक्टर को, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते होंगे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये ध्यान रखेंगे, पीरियोडिक टेबल में डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। हालांकि अभी हम इतना जान लिए हैं जिससे हमारा रेडॉक्स के अंदर काम हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे तो हमको ध्यान रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इस्तेमाल कैसे करना है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इस्तेमाल कहां कहां होगा। ये बात को आपको क्या करना है बच्चा, ध्यान रखना है। अगर ये बात नहीं ध्यान रहेगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर आप स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में काफी कठिनाई फील करेंगे। तो आगे की ओर हम बात करते हैं कि ये आखिर +2 -2 क्यों आया। मान लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ए का ज्यादा है बी से, ऐसा हमने माना है, आप बी का भी मान सकते हैं ज्यादा होता है, ठीक है। अगर इसके बीच सिंगल बॉन्ड बना है, अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे आया होगा शेयरिंग में, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया होगा, तो दोनों ने बॉन्ड बनाया। अब देखो क्या होगा, अगर मान लिया ए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सर, तो उसके ऊपर माइनस आएगा, ये भी समझ में आता है, बी पे प्लस आएगा, ये भी समझ में आता है। अब देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, कितना चार्ज क्रिएट हो सकता है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इमेजिन करिए कि ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां सर आया है, तो एक बी ने दिया, एक ए ने दिया है, तो ए अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हड़पेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हड़प सकता है। अगर मान लीजिए 10 रुपया एक पार्टनर ने लगाया, दूसरा पार्टनर ने भी 10 रुपया लगाया, 20 रुपया लगा के हमने एक ठेला लगाया। अब कोई एक पार्टनर है कि उसमें ज्यादा ताकतवर है, अगर वो ठेला हड़प भी लेता है तो कितना ले जाएगा दूसरे पार्टनर का, 10 ही रुपया ले जाएगा ना, 10 तो उसका अपना था सर। तो वही बात आया गया, ए और बी के अंदर अगर बॉन्ड बना हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन ही लिया, मान लिया कि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया, होता नहीं है ऐसा हमने इमेजिन कर लिया। तो क्या होगा, इसके ऊपर कंप्लीटली -1 आ जाएगा, कंप्लीटली +1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन गया है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया है। कैसे? तो एक इलेक्ट्रॉन दिया था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ये तो एक ही ना दिया था, तो एक ले लिया अपना, तो उसके वजह से कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि अपना सामान लेने पे कोई कर्जा नहीं होता है, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। तो एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया ये, अब बी का एक एक्स्ट्रा में लिया है ये, इसीलिए इस पे क्या आ गया, कर्जा आ गया। समझ में आ रहा है सर? तो ए के ऊपर क्या आ गया, एक माइनस आ गया, एक बी के ऊपर क्या आ गया, एक प्लस आ गया। यानी आज से आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए ये बात कि जब भी सिंगल बॉन्ड होगा 2 एटम के बीच,
क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा दो एटम के बीच, तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, ये भी बात ध्यान रखना है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर -1 आएगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर +1 आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। इसी तरह सेम वे अगर डबल बॉन्ड हुआ, अगर क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, तो बी के ऊपर +2 आएगा, ए के ऊपर -2 आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो बी के ऊपर -3 आएगा, ए के ऊपर बी के ऊपर +3 आएगा और ए के ऊपर क्या आएगा, -3 आएगा। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर क्या आएगा बच्चा, उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप -1 -2 -3 +1 +2 +3 देख रहे हैं, क्या ये रियल चार्ज है? दिस इज नॉट रियल चार्ज, दिस इज इमेजिनरी चार्ज, दिस इज इमेजिनरी चार्ज। ये कौन सा चार्ज है बच्चा, ये इमेजिनरी चार्ज है। इसीलिए हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कि ये रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। चलो बताना कि समझ में आया कि नहीं आया रियल और इमेजिनरी का मतलब। रियल क्यों था, रियल इसलिए था क्योंकि सर वहां कंप्लीट ट्रांसफरिंग हो रहा था, इसलिए रियल था। ये इमेजिनरी क्यों है, ऐसा हमने मान लिया कि ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो कितना जाएगा, सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, डबल में 2 जा सकता है, ट्रिपल में 3 जा सकता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, तो इस पे -3 क्रिएट होगा, -2 क्रिएट होगा और -1 क्रिएट होगा। ये क्या हो गया बच्चा, ये कॉन्सेप्ट है। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बात क्लियर हुआ तो एक बार जरूर बताइएगा कि ये बात क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। चीजों को हम समअप करेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी बैकग्राउंड बना रहे थे हम आपका ऑक्सीडेशन नंबर का, कि इसके अंदर किन किन चीजों का इस्तेमाल होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ एक बात और, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, सर ये ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या चक्कर है। सर चक्कर कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम चीज होता है, बट ऑल्दो इन दोनों के बीच एक डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, जो टाइम आने के साथ हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या राज है और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या राज है। बट यूज करते टाइम हम लोग दोनों को एक ही मान के चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे क्वेश्चंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा क्वेश्चन सही होगा। हाँ एक माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट है, माइन्यूट सा डिफरेंस है इसके अंदर, ये हम आपको टाइम आने पे एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी प्रोबेबली तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ये होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। और ये चार्ज अभी हम आपको बता चुके हैं बच्चा कि ये चार्ज कितना तरह का हो सकता है। ये चार्ज तुम्हारा 2 तरह का हो सकता है, एक रियल हो सकता है और एक इमेजिनरी हो सकता है। तो एक रियल चार्ज हो सकता है, एक इमेजिनरी चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है, एक रियल चार्ज हो सकता है, एक इमेजिनरी चार्ज हो सकता है। रियल चार्ज कब होता है, तो आप बताइएगा हमें रियल चार्ज कब होता है, बोलो बोलो बोलो। हाँ आयनिक बॉन्ड के केस में होता है। किस केस में होता है, आयनिक बॉन्ड के केस में होता है, यानी आयनिक कंपाउंड के केस में होता है। किस केस में होता है, आयनिक कंपाउंड के केस में होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं बात को। और इमेजिनरी चार्ज कब होता है, इमेजिनरी चार्ज किस केस में होता है बच्चा, ये बताओ इमेजिनरी चार्ज किस केस में होता है। तो इमेजिनरी चार्ज किस केस में होता है, तो इमेजिनरी चार्ज कोवैलेंट कंपाउंड के केस में होता है। किस कंपाउंड के केस में होता है, कोवैलेंट कंपाउंड के केस में होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रियल और इमेजिनरी का क्या कॉन्सेप्ट है। रियल आयनिक बॉन्ड में क्यों होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफरिंग से बनता है। इमेजिनरी कोवैलेंट बॉन्ड के केस में क्यों होता है, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड शेयरिंग से बनता है। ऐसा यहाँ हम एज्यूम करते हैं, जम्पशन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है सर, तो जम्पशन मतलब ही तो इमेजिनेशन होता है, तो यही होगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी चार्ज कहते हैं। आई थिंक ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्लियर हो चुका होगा कि आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे। आम हम डिफिनीशन रट लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है ये चार्ज क्या बात है, रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि रियल क्यों है और इमेजिनरी क्यों है, ठीक है। तो रूट में जाके बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे, और जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, हम आपको एक्सप्लेन करके वो चीज जरूर देंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे एक बार, उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर की बात आई, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की जो बात आई हमारे पास, इसको हम आगे शिफ्ट करते हैं। आगे क्या करेंगे, तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको जानेंगे।
तो रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ भी कहिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, अगर सोडियम है, हम आपको पूछ दें कि सर सोडियम पे कितना चार्ज होगा, तो आप क्या बोलेंगे? +1। अरे नहीं 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 नहीं, इस पे 0 चार्ज होगा सर, काहे का इस पे? अच्छा, सोडियम अकेला बैठा हुआ है बेचारा, इसके ऊपर +1 कहां से आ जाएगा? +1 कहां से आएगा बताइए? कोई गुंजाइश है इस पे +1 आने का? हो ही नहीं सकता है सर +1। कैसे होगा? ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, ना किसी को बॉन्ड बनाया है, तो +1 कहां से आ जाएगा? हवा में +1 तो आएगा नहीं, हवा में +1 तो आएगा नहीं, और जब +1 नहीं आएगा तो चार्ज होगा कितना? 0 होगा। अरे यार, सोडियम एटम है सर, क्या है? सोडियम एटम है। और आप बचपन से रटते आए हैं इस बात को सर, नहीं समझते हैं, इसीलिए तो ये हाल है कि एटम न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? चार्ज 0। एटम न्यूट्रल होता है, चार्ज 0, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, अब चले जाएं हम, मान लीजिए आप बोलिएगा सर NaCl में तो +1 होता है। सर NaCl में ना +1 होता है, Na में थोड़ी +1 हो जाएगा। तो NaCl के अंदर सोडियम पे +1 होता है, इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को माइन्यूटली देखिएगा। यानी किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम है तो जरूर उस पर चार्ज होगा, कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा उसके ऊपर। ऐसा भी नहीं होता, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर चार्ज होगा ही होगा। ये भी हम आपको बात बताएंगे कि कैसे चार्ज नहीं होता है। जैसे एक आगे एग्जाम्पल आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एग्जाम्पल आएगा, वहां आप देखिएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर पे चार्ज 0 हो जाता है। सल्फर पे चार्ज क्या हो जाता है बच्चा? 0 हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर सल्फर पे चार्ज 0 हो गया, आप तो बोले थे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी एटम के ऊपर चार्ज 0 नहीं हो सकता है। तो मैं ये भी बोल रहा हूं कि चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता है। वो एक्सेप्शनल केस है जहां पे चार्ज 0 होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या बात कर रहे हैं कि सोडियम हो गया 0 हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, कोई भी एलिमेंट बोले आप सीधा बोलिए 0 होगा। पहली बात, क्यों? क्योंकि मोस्ट कॉमनली अकरिंग फॉर्म में क्या होता है? वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में होता है। क्या होता है? नॉन, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। अगर बॉन्ड बनाया भी होगा तो सेल्फ लिंकिंग होगा। जैसे फास्फोरस कॉमनली कैसे पाया जाता है? P4 पाया जाता है, सल्फर S6 पाया जाता है, सल्फर S8 में भी पाया जाता है, क्लोरीन Cl2 में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 में पाया जाता है, नाइट्रोजन N2 में पाया जाता है। तो ये आप क्या देख रहे हैं? ये मोस्ट कॉमन अकरिंग फॉर्म है इसका। यानी अगर नाइट्रोजन पाया भी जाएगा तो वो N2 के फॉर्म में पाया जाएगा, क्लोरीन पाया भी जाएगा तो Cl2 के फॉर्म में पाया जाएगा। मोस्ट कॉमनली अकरिंग फॉर्म मतलब क्या? कैसा वो नेचर में नॉर्मली अवेलेबल रहता है, उसे हम मोस्ट कॉमनली अकरिंग फॉर्म कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसी बात को हम क्या कहते हैं? एक टेक्निकल शब्द में, भाषा में हम क्या कहते हैं? एलिमेंटल स्टेट। टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? एलिमेंटल स्टेट। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंटल स्टेट इज 0। एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या हो गया बच्चा? एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या हो गया? मोस्ट कॉमन अकरिंग फॉर्म। यानी मोस्ट कॉमनली वो किस स्टेट में पाया जाता है? यानी सोडियम, आपको पता है सोडियम में पाया जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फास्फोरस P4 में पाया जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Cl2 की बात करें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। O2 की बात करें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। S6 की बात करें तो S6 के अंदर सल्फर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। S8 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिएगा सर यहाँ तो बॉन्ड बना हुआ है फिर भी 0 हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तो सर आपको हम एक बात बता देते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है कि जब भी आप सेम एटम के बीच बॉन्ड देखते हैं, क्या देखते हैं? सेम एटम के बीच बॉन्ड देखते हैं, तो आप देखिए वहां पे क्या होता है। आपको अभी बताए थे हम कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब आप सेम एटम के बीच बॉन्ड देखते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया बच्चा, क्या हो गया हमारा? ये फास्फोरस हो गया, ठीक है, ये फास्फोरस हो गया। तो ये फास्फोरस के अंदर आप देख रहे होंगे कि फास्फोरस के बीच बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ भी फास्फोरस के बीच बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड भी सेम एटम के बीच है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, सारे बॉन्ड सेम एटम के बीच है। सर अगर सेम एटम के बीच बॉन्ड है तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ चार्ज क्रिएट होगा? कैन यू एक्सपेक्ट दिस कि वहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा? बिल्कुल नहीं। कैसे चार्ज क्रिएट होगा? जितना इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उतना ही इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा बच्चा? 0 होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा तो वहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, और कोई चार्ज क्रिएट होने का हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। और जब नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं कंसीडर करना है। यानी जैसे नाइट्रोजन हो गया, इसके भी तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होते हैं सर, फिर भी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों नाइट्रोजन है, ना ये उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना वो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना।
तो जब इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता है तो चार्ज क्रिएट होने का हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंटल स्टेट के अंदर जीरो होता है। एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली अकरिंग फॉर्म होता है। मोस्ट कॉमनली अकरिंग फॉर्म मतलब जैसे सोडियम Na में पाया जाता है, फास्फोरस P4 में पाया जाता है, Mg से पाया जाता है। तो जो नॉर्मली पाया जाता है जिस स्टेट में, आप ये नहीं बोल सकते कि सर ऑक्सीजन O होता है, नहीं सर O2 में पाया जाता है। आप तो वो तो एटम आप लेते हैं तो ये O2 में पाया जाता है। अब बात ये आया कि सर P4 S6 S8 N2 O2 ये समय तो बॉन्ड बना हुआ है, फिर भी जीरो हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका स्टेट जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ दो सेम एटम के बीच बॉन्ड बना है, और जब दो सेम एटम के बीच बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। और जिस वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो है तो हम वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है, चार्ज क्रिएट हो सकता है। वहाँ पे चार्ज बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। चार्ज क्रिएट होने का कंडीशन ही है कि वहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन जीरो नहीं होगा तो चार्ज क्रिएट नहीं होगा, और अगर नॉन जीरो होगा तो चार्ज क्रिएट होगा, है ना। तो नॉन जीरो होना चाहिए चार्ज क्रिएट होने के लिए, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंटल स्टेट क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। आज से ये कॉन्सेप्ट बदल लेना है कि सोडियम का +1 होता है। सर सोडियम का +1 होता है, ये पूरी बात नहीं है। सोडियम का +1 किसी कंपाउंड के अंदर होगा। सोडियम इंडिविजुअली है तो +1 कैसे हो जाएगा, एटम है ना सोडियम, न्यूट्रल होगा तो चार्ज जीरो होगा, तो +1 नहीं बोलना है, ऐसा कभी नहीं बोलना है, कतई नहीं बोलना है। अब आगे की हम बात करते हैं तो डिफरेंट जो, हाँ इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, है ना, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो आगे की ओर हम बात करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर के हमको कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे कि आखिर ये ऑक्सीडेशन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये हम जानेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। तो ये आखिर कैसे होता है, इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ये हम फर्स्ट रूल पर हैं, अभी इसमें सेकंड थर्ड रूल पर हैं हम लोग। तो एक हम जान लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे दूसरा रूल। अब हम क्या बात कर रहे हैं, वो एलिमेंटल स्टेट हो गया, इन कंपाउंड। अब हम जो भी बात करेंगे वो इन कंपाउंड बात करेंगे। कहने का मतलब क्या, अगर हम बोल दें कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, -1 होता है, जो भी होता है, हालांकि दोनों होता है, जो भी होता है वो हम कहाँ बात कर रहे होंगे बच्चा, कंपाउंड में बात कर रहे होंगे। बार बार हम ये बात नहीं बोलेंगे आपको, कि बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं। एक बार आप अंडरस्टूड कर लीजिए कि जब वो अकेला है जीरो होगा, किसी कंपाउंड में कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती, जैसा अभी आपको हम बताए थे H2S4O6 में सल्फर का जीरो है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, समय आने पर, टाइम आने पर चर्चा करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बच्चा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 जनरल, इन जनरल। ये क्या होता है बच्चा, इन जनरल, जनरली क्या होता है, इन जनरली ये +1 होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, जनरली ये क्या होते हैं बच्चे, +1 होते हैं। अगर ये जनरली +1 होता है तो कुछ और भी होता होगा, हाँ बिल्कुल होता है। +1 कब होता है, जब ये इन जनरल मतलब कब, व्हेन, कब +1 होता है सर, बताएंगे आप कुछ, चलिए हम बताते हैं। जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा रहेगा, किसके साथ जुड़ा रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा रहेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। जैसे देखिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। अभी हम आपको बताए थे अगर किसी एटम के बीच सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो इधर +1 आया तो इस पे भी +1 आएगा, इसके वजह से इस पे -1 आएगा। हिसाब किताब लगाइए सही से। देखिए इस बॉन्ड की हम बात करें, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन पे क्या आया, +1 आया। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए इस पे +1 आ गया। अब इधर का हिसाब लगाइए, थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम, तो अब देखिए हाइड्रोजन फिर इधर बॉन्ड बनाए हुए ऑक्सीजन के साथ, फिर इस पे +1 आएगा, और ऑक्सीजन को फिर क्या आएगा, -1 आएगा। यानी ऑक्सीजन पे टोटल कितना हो रहा है बच्चा, -2 हो रहा है, और हाइड्रोजन इस पे +1 आ रहा है, इस पे +1 आ रहा है। तो हाइड्रोजन का हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। सर +1 होता है, कब होता है, तो समझ में आ गया, जब वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा तो +1 होता है। समझ में आ रहा है बात, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का मतलब क्या, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होता है, तो जब भी जुड़ा रहे किसी नॉन मेटल से, आप यूं समझ लीजिए किसी नॉन मेटल से जुड़ा रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेना है। अब वो किसी मेटल से जुड़ा रहे,
अब बात करते हैं हम मेटल की, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सर, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए, अगर हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा है तो क्या होता है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हाइड्रोजन, याद करो क्लास 10th या 9th में आप पढ़ते होंगे कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जाना जाता है। मेटल क्या जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जाना जाता है। एक नोट पॉइंट में हम इसको लिखेंगे, जब हाइड्रोजन, या ऐसे लिख लें इसको कि इन मेटेलिक हाइड्राइड, क्या लिख लें इसको हम, इन मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड का मतलब क्या, कि जब हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा है, इन मेटेलिक हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। मेटेलिक हाइड्राइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, सॉरी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। मेटेलिक हाइड्राइड का मतलब क्या हो गया, जहां पे मेटल और हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, जहां पे क्या होगा, एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा बच्चा, हाइड्रोजन होगा। तो ये मेटेलिक हाइड्राइड का मतलब, कुछ एग्जांपल देख लें, जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सब क्या होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं। एक बात बताइए, जब भी ये मेटल से जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जाना जाता है, यानी मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का नहीं होता है। मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। क्या होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कैरेक्टर के होते हैं। और नॉन मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। कौन, नॉन मेटल। तो एक बात बताइए हमको, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्या है हाइड्रोजन, नॉन मेटल। इसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी मेटल हो, तो अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो पक्का है थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि ये गरीब आदमी है लेकिन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होगा, बिल्कुल होगा सर। यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी इसके अंदर है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और मेटल के अंदर तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है, इसके अंदर तो होता ही है क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए ही जाना जाता है। सर ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी करेगा तो हाइड्रोजन कितना गेन कर पाएगा, हाइड्रोजन कितना गेन कर पाएगा पर एटम अगर बात करें तो कितना गेन कर पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन कर पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मेटालिक हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है। क्यों, क्योंकि जब भी आप मेटल की बात करें, सोडियम हाइड्राइड की बात करें, चलिए हम बात करते हैं सोडियम हाइड्राइड की, हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं सोडियम। अब सोडियम मेटल है, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, तो गेन नहीं करेगा तो हाइड्रोजन को लॉस करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो लॉस करेगा कौन, तो लॉस करेगा सोडियम, +1, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा बच्चा, -1। यानी कुल मिला के यही बात ध्यान रखना है आपको कि मेटल के साथ अगर बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन, किसके साथ बॉन्डेड होगा सर, मेटल के साथ बॉन्डेड होगा। जैसा कि NaH में देख रहे हैं आप, MgH2 में देख रहे हैं, CH2 में देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर आप क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करेंगे, -1 कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, -1 कंसीडर करेंगे। और जब भी ये किसी नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे, +1 कंसीडर करेंगे। दो बात आपको ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोजन इसको हम एक बार समाप्त करने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रोजन किसी कंपाउंड के अंदर अगर वो मेटल से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, मेटल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बच्चा, मेटल से जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन कोई बना रहा है कंपाउंड, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है। और अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, किसके साथ जुड़ा है सर, मेटल के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल तो हाइड्रोजन भी है सर, दूसरा नॉन मेटल यानी हाइड्रोजन के अलावा कोई और नॉन मेटल होगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, इसका +1 होगा। क्यों, क्योंकि बाकी सब इससे ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, भले थोड़ा सा ही ज़्यादा हो, जिससे फॉस्फोरस वगैरह का माना जाता है कि हाइड्रोजन के बराबर ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हो तो ज़्यादा तो होता है सर। इसलिए किसी नॉन मेटल के साथ अगर वो जुड़ा है
तो आप उसको +1 कंसीडर करेंगे वहाँ पे। अगर ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये मेटल के साथ जुड़ा है, कौन, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे कंपाउंड को हम बोलते क्या है बच्चा, मेटालिक हाइड्राइड। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, इसको हम बोलते क्या है, मेटालिक हाइड्राइड। यानी आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मेटालिक हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर इसमें आपको कोई तरह का डाउट हो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन वगैरह का क्या होता है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए दैट्स ऑल, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आप लोग को है ना मिलेंगे हम लोग, है ना। बाकी टाइम के लिए आपको धन्यवाद।